अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यू ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या कोई स्कैन ज़रूर करवाया होगा, लेकिन हमें इसके पीछे की कहानी नहीं पता होती कि इसके पीछे कौन डॉक्टर है जो इन चीज़ों को डील कर रहा है। तो यही सब चीज़ें जानने के लिए और इस फील्ड को डेप्थ में समझने के लिए हमने दावत दी है एक रेडियोलॉजिस्ट को, जो कि कराची एक्सरे जो नुमाइश पर वाक़ है उसके ओनर हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं डॉक्टर फ़हाद हारून से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हाद हारून, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने अपना वक्त निकाला। वालेकुम सलाम शुएब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने याद किया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका मतलब जो फील्ड रिलेटेड है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा समराइज़ करके बताना चाहें तो। जी, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और कराची एक्सप्रेस जो मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है नुमाइश पे, उसका मैं ओनर और CEO हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था बैक इन 1979, जो मेरे मरहूम वालिद ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर हाजी हारून। तो वी वन ऑफ द पायनियर्स इन रेडियोलॉजी इन पाकिस्तान। और इसमें यह है कि वी हैव ऑलमोस्ट ऑल रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज़ और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं। एंड आर बेसिकली फोकस इज़ पेशेंट सेंटर अप्रोच। तो कोई भी मरीज़ जो तकलीफ़ में, परेशानी में आ रहा है, किसी पेन के साथ आ रहा है, कोई बीमारी के साथ आ रहा है, तो उसका हम डायग्नोसिस करके दें, क्योंकि जब तक कि डायग्नोसिस नहीं होगा उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। सही डायग्नोसिस होगा तो ही सही ट्रीटमेंट हो पाएगी। किसी को खांसी है कि वो इन्फेक्शन है और फिजिशियन के पास गया पेशेंट, उसने कहा ठीक है खांसी है, ये दवाएं हैं, लेकिन इससे पहले ये टेस्ट करवा लो, एक एक्सरे टेस्ट करवा लो। दैट एक्सरे टेस्ट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज़ अ पर्पस, गिविंग द राइट डायग्नोसिस। CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एंड दैट डायग्नोसिस लीड्स टू राइट ट्रीटमेंट। एंड मेरी क्वालिफिकेशन में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FCPS किया हुआ है, जो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद मैं UK गया, वहाँ पे ट्रेनिंग हुई और वहाँ पे मैंने वहाँ की क्वालिफिकेशन हासिल की, जिसको FRCR कहते हैं। यूरोपियन बोर्ड क्वालिफिकेशन भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं पाकिस्तान में भी पढ़ाता भी बहुत हूँ और पढ़ाना मेरा पैशन है कि हम इस तालीम को बढ़ाएं, दें सबको। जो क्वालिटी है डॉक्टर्स की यहाँ पे हम इसको इन्हांस करें, इम्प्रूव करें। तो उससे मैंने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पे मैं इन पर्सन ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है UK में, वहाँ से भी मेरी एफिलिएशन है, तो मैं वहाँ पे काम भी करता हूँ, वहाँ पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियोलॉजी जो है वो आम इंसान समझ नहीं पाएगा कि रेडियोलॉजी होती क्या है। वो सिर्फ समझते हैं कि एक्सरे वगैरह ही लेने वाला जो है वो है। तो उसके बारे में बताएं कि रेडियोलॉजी को अगर आप समझाना चाहें आम आवाम को। रेडियोलॉजी देखें, किसी भी बीमारी की जब तशख़ीस करनी है, अब अगर पेट में दर्द है तो अब वो दर्द किस वजह से हो रहा है। तो रेडियोलॉजी बेसिकली वो मोडालिटी है कि जिसमें हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये फ्लोरोस्कोपी, ये वो मोडालिटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम अंदर जिस्म में जिगर है, मैदा है, फेफड़े हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और उसके इमेजेस निकलते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल से एक पिक्चर ले रहे हैं, देन वी लुक एट द इमेज, हम देखते हैं। एक्सरे इसी तरह से एक पिक्चर ही है जो कि जिस्म के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नज़र हमें आते हैं और फिर उसमें हम एक रिपोर्ट बनाते हैं उसको देख कर कि, और रिपोर्ट एक प्रिंटेड होती है कि डायग्नोसिस क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, और उस प्रॉब्लम को देख के फिर ट्रीटमेंट की जाती है। तो दिस इज़ रेडियोलॉजी इन सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, FRCR आपने बताया कि आपने किया है, तो आप ये बताएं कि आपने कहाँ से किया, और दूसरा ये कि FRCR और नॉर्मल जो रेडियोलॉजी की डिप्लोमा होते हैं या डिग्रीज़ होती हैं उसमें क्या फ़र्क है? मैंने जो है डॉक्टर बनने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग थी रेडियोलॉजी की, वो थी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, एंड इट्स एन एक्सेलेंट प्लेस टू गेट ट्रेंड। तो उस ट्रेनिंग के बेसिस पे इट वाज एक्सेप्टेड इन UK, और वहाँ ये UK के, इंग्लैंड के एग्ज़ाम्स हैं जो कि FRCR है। FRCR इज़ दी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि आप अचीव कर सकते हैं, और वो अगर अचीव कर लें, वो एग्ज़ाम पास कर लें, वो डिग्री मिल जाए, इसका मतलब है कि योर नॉलेज इज़ एक्सेलेंट और आप सेफली प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर किस्म के पेशेंट को देख के आप एक्सेलेंट डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स UK में होते हैं। तो मैंने ये 2014 में एग्ज़ाम पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह, UK जाके एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद UK के कुछ डॉक्टर्स, वहाँ का रॉयल कॉलेज, और पाकिस्तान में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी जो है हमारी, इन्होंने मिल के कुछ 4 से 5 साल पहले इस एग्ज़ाम को पाकिस्तान में लेकर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि उनकी पूरी टीम ने इस पर मेहनत की यूके की टीम के साथ। इस एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2A एंड 2B। तो इस एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम देने के लिए पाकिस्तान से हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं, जो ये डॉक्टर्स हैं, इन सबको बाहर जाना पड़ता था। अब बाहर जाने के लिए नेचुरली आपने एक एयरलाइन टिकट लेना है, वीज़ा लेना है, उस पूरे पुरंदी प्रोसेस के थ्रू जाना है, फिर वहाँ की फ़ीस देनी है, फिर वहाँ जाना है, रहना, उसके खर्चे, खाना पीना, रुकना रहना, तो वो सब कुछ अब माइनस हो गया। आई थिंक दिस इज़ एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड इस पाकिस्तानीज़ वी आर वेरी प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में आ गया। तो एक तरफ इनके डॉक्टर्स के लिए, रेडियोलॉजिस्ट के लिए बड़ी आसानी हो गई कि वो एग्ज़ाम हमारे मुल्क में ही है, तो एक कम्फर्ट जोन में एग्ज़ाम देते हैं, ये सारे अखराजात से बच जाते हैं, ये सब वीज़ा लेना, ये सब डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इससे सब बच जाते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि इससे कितना एट ईज़ हो गया, कितना ईजी हो गया कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब वो एग्ज़ाम पास करने की वजह से इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं रिपोर्टिंग के, इनकी जो डॉक्टर्स की, रेडियोलॉजी की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। इस क्वालिटी बढ़ने से हमारे पूरे पाकिस्तान में जो रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, जितने भी हैं, इन सब की क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग इज़ एक्सीलेंट नाउ। तो पूरे पाकिस्तान में जो मेयार है डॉक्टर्स का वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्त हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गिवन बैक टू अ बिलीवर्ड कंट्री। ये हमने पाकिस्तान के लिए किया। हमने कहा हमारे डॉक्टर्स, या हमारे डॉक्टर्स बाहर के डॉक्टर्स से किसी तरह से कम नहीं है। वाई आर वी कंसिडर्ड एज नॉट एज गुड एज यूके प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स? वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कॉम्पिटेंट, वाई नॉट? बट वी नीड दैट डिग्री। FCPS by CPSP is brilliant. I mean, I'm honored to be a fellow of CPSP माशाल्लाह, और हमने CPS किया है, मैंने 2012 में ही किया था, and we are proud to be affiliated with it, and it represents us basically. But why not pursue more qualifications? Why not grow? तो FRCR भी हमने किया, तो it complements the radiological expertise of radiologist. तो this has been a very amazing development in the last few years, alhamdulillah. आपने अपने वालिद की वजह से ये रेडियोलॉजी की फील्ड चूज़ की है या ख़ुद भी शौक़ था? इट्स एन बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। हाँ, मेन वजह मेरे वालिद ने, बिल्कुल, डॉक्टर हाजी हारून। ही वॉज़ अ वेरी कंपैशनेट इंडिविजुअल। वो बस हमेशा उनका ये मकसद था कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, लोगों की खिदमत कर सकूँ। और उन्होंने इनका 45 ईयर्स एक्सपीरियंस था रेडियोलॉजी में। और जब मैं बचपन से उनको देख रहे थे, आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरे वालिद की वजह से हूँ। उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई, वालिदा की दुआएं, मेरे वालिदैन की वजह से। और मैंने हमेशा सोचा कि हाँ, जब मैं उनको देखता था कि वो काम करते थे, उससे लोगों की ज़िंदगियों में कितना फ़र्क पड़ता था, बहुत फ़र्क पड़ता था। ठीक है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों की खिदमत करना, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड इट्स अबाउट बीइंग सर्विंग द कम्युनिटी। आप अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं। और उनको खुश भी करना चाहता था कि उनको मैं फॉलो करूं, उनकी लेगेसी को मैं आगे लेके जा सकूं, उनकी खिदमत कर सकूं। तो यस, मैं उन्हीं के लिए बना। लेकिन जब मैंने MBBS किया तो मुझे उन्होंने कहा उस वक्त भी, शुरू में कहा डॉक्टर नहीं बनना तो ज़रूरी नहीं है करो वो जिसमें पैशन हो, ताकि तुम खुश रह सको। और जिसमें पैशन होता है वो काम एंजॉय करते हैं और कामयाबी खुद मिलती है। इंसान खुश रहना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, कंटेंट रहना चाहता है, मुतमईन हो। तो जब मैं MBBS में भी आ गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फहद, ये मत सोचना कि तुमने रेडियोलॉजिस्ट ही बनना है, तुम जो स्पेशलिटी बनना चाहो वो करो। तो मैंने आखिर में इलेक्टिव्स किए ऑर्थोपेडिक में, जिसमें मुझे इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर जब आप हाउस जॉब करते हैं तो आप मेडिसिन में करते हैं, पीडियाट्रिक्स में करते हैं, और आपको हर स्पेशलिटी, हर डिसिप्लिन में एक्सपोजर मिलता है। और अल्लाह से खूब दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दीजिए कि जो मेरे लिए बेहतर है और जो सबके लिए बेहतर है मैं वो करूं, क्योंकि मेरा मकसद यही है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं रेडियोलॉजिस्ट ही बनूं, ताकि एक तो वालिद साहब को उनसे इंस्पिरेशन लेके उनसे इंस्पायर हुआ, एंड आई फेल्ट कि आई लव रेडियोलॉजी। और उसके बाद से वाज नो लुकिंग बैक, आई मेड द राइट डिसीजन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो भी डॉक्टर थे, तो बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि आपके लिए बहुत इजी हुआ होगा, हर चीज़ जो है वो प्लेट पे रखी हुई मिली होगी। तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने कितनी स्ट्रगल की है उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए। जी, स्ट्रगल तो बहुत। कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, लोग अक्सर ये समझते हैं कि बड़े आसानी हुई होगी और सब है, तो नो डाउट एडवाइस, गाइडेंस के लिए एक सिस्टम होता है, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। ये ऐसा सवाल है कि शायद मतलब कि जो कुछ दुख या ज़ख्म है ना वो ताज़ा हो जाते हैं 1999 में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने MBBS स्टार्ट किया था।
तो एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बहुत होती हैं, लेकिन जब एक बड़ा नाम आपके साथ होता है ना तो आप एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है कि एक वालिद साहब का नाम निभाना है, तो वो एक प्रेशर हमेशा ट्रेनिंग में, इम्तिहान में कभी फेल ना हो जाऊँ, तो बहुत डिफ़िकल्टीज। अब इस ऐसा हुआ करता था कि भाई MBBS भी किया, दिन में यूनिवर्सिटी में रात भर पढ़ाई, हार्डली सोना। डॉक्टर बने, एवरी थर्ड डे कॉल थी, सुबह जाते थे रात को आते थे, फिर आके पढ़ो। एवरी थर्ड डे नाइट्स होती थी, सुबह जा रहे हैं दूसरे दिन रात को घर पहुंच रहे हैं। फिर MBBS जो रेजिडेंसी की रेडियोलॉजी में, तो उसमें भी नाइट्स होती थी, सुबह जा रहे हैं दूसरे दिन आप सोचें घर आ रहे हैं। तो वी यूज्ड टू वर्क फॉर 35-45 आवर्स, और घर आते थे, घर आने के बाद फिर पढ़ाई 3-4 घंटे। तो मेरे ख्याल में मैंने शायद 15 साल मुश्किल से 4 से 5 घंटे सोता था, और काम और फिर पढ़ाई। और उसके बाद रेडियोलॉजी में भी जब FRCA के एग्ज़ाम देने के लिए मैं सुबह कराची एक्सप्रेस अपने जाता था, शाम में डाउ यूनिवर्सिटी में मैं काम करता था, तो सुबह मैं घर से निकलता था 7:30 बजे, और करा के जब मैं काम घर पहुंचता था तो रात के 8 साढ़े 8 बजते थे। उसके बाद खाना खाना, फ्रेश होना, और एक 30 मिनट का मैं एक नैप लेता था, क्योंकि मुझे अपने वो इम्तिहान FRCA के लिए पढ़ना होता था। उस इम्तिहान के लिए फिर रोज़ रात को 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे पढ़ाई। तो अब आप सोचें इस तरह मैंने कितने साल गुजारे कि 12 से 13 घंटे काम, 2 से 3 घंटे पढ़ाई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नवाजा। तो बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, बहुत ही स्ट्रगल, लेकिन उस स्ट्रगल तो करना पड़ता है। अगर आपने कुछ बनना है तो उसके लिए मेहनत तो बहुत है, रुकावटें भी आती हैं, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी आती है, आपसे गलतियाँ भी होती हैं, आप गिरते हैं फिर आप खड़े होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती भी हैं, लोग भी लेकर आते हैं पर उसी तरह आप डेवलप होते हैं। तो एक बहुत स्ट्रगल तो बहुत है। और बल्कि और अगर आपका नाम हो, आपका इदारा हो, वालिद साहब के साथ नाम हो, तो आई थिंक यूजुअल से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा यू हैव टू वर्क हार्डर एंड यू फेस मच मोर डिफ़िकल्टीज जो कि नज़र नहीं आती। वो कहते हैं ना आइसबर्ग होता है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हमें नज़र आता है कि भाई ये इतना पानी में इतना बड़ा एक ये जो है ना बर्फ़ का टुकड़ा है, लेकिन वो 1/3 थोड़ा सही, असल तो वो नीचे पानी में इतना है। तो वो जो नीचे जो हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, डिफ़िकल्टीज, फेलियर्स, हार्डशिप्स, चैलेंजेस, इश्यूज़, वो सब तो नज़र नहीं आता लोगों को कि जहाँ आज हम बैठे हैं या पहुँचे। अभी भी लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, डे एंड नाइट यू वर्किंग हार्ड, ये स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, वो नज़र नहीं आते लेकिन वो हैं। बट उसके साथ आपने करते रहना है, अल्लाह पे ईमान मजबूत करना है, यू कीप वर्किंग हार्ड। वो कुरान की जो आयत है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। तो आपका ईमान का लेवल इतना मजबूत होना चाहिए कि आप अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह को राज़ी करें, उनसे मदद मांगे, देन यू गेट मोटिवेटेड, यू गेट इंस्पायर्ड, सो दैट यू डोंट गिव अप एंड यू कीप कंटिन्यूसली गिविंग एफर्ट्स। क्लिनिकल साइड से तो थोड़ा सा दूर है कि पेशेंट इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें पेशेंट से इंटरेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मिलें। तो मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो स्क्रीन के पीछे इससे बैठा रहता है, तो क्या ये सिर्फ मिथ है या आप लोगों का भी इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ? आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जैसे मिथ ये एक था, अगर हम कुछ साल पहले चले जाए, कल भी मुझे JPMC में बुलाया था एज ए कीनोट स्पीकर, एक सेशन था HRCT टेम्पोरल बोन पे, तो उस पर भी यही बात हो रही थी 2 बातों पे। एक, पहली बात कि पहले हाँ ऐसा ही था कि रेडियोलॉजिस्ट था, देयर वाज ऑलमोस्ट कोई पेशेंट इंटरेक्शन नहीं था, वो अपने एक रूम में बैठता था काफ़ी अंधेरा करके वो कहते हैं ना एक ब्लैक एंड वाइट सी दुनिया थी पहले, वो एक्सरे लगा रहे हैं और उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। बट ओवर द पैसेज ऑफ ईयर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है। क्लिनिशियन, सर्जन्स, हम सब फिजिशियंस जितने भी हैं, सबकी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस है, सबकी अपनी बहुत वैल्यू है, जो वो काम करें इट्स ट्रेमेंडस, हैट्स ऑफ। बट अगेन लाइक आई सेड, जब तक कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, सही डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, तो सही ट्रीटमेंट शायद ना हो पाए। तो हर क्लिनिशियन इज नाउ नीड्स द रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। आई वुडंट से डिपेंडेंट, बट वाई? बिकॉज वी आर अ टीम, वी ऑल आर द सेम टीम, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम वर्क। जैसे कहते हैं ना, टीम वर्क डज द ड्रीम वर्क। तो वो सब अपने क्लिनिशियंस अपने अपने एक्सपर्टीज को मिला के काम करते हैं पेशेंट पे, और पेशेंट की जिंदगियां बचती हैं। दूसरी बात, MDT मीटिंग्स, MDT मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स, ये दुनिया भर में तो बहुत प्रैक्टिस हो रहा था, पिछले 10 साल से इस पर पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि एक पेशेंट है, स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए,
अब कैंसर पेशेंट का हमारा क्या मकसद है कि हम उनकी ज़िंदगियाँ बचाएं। तो ये ट्यूमर बोर्ड्स कहते हैं इनको, ट्यूमर बोर्ड्स सेव्स लाइव्स। से मेरे मेंटोर, मेरे मौसन है प्रोफेसर नदीम अब्बासी साहब, ही इज़ ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आगा खान में। फैंटास्टिक काम किया उन्होंने, बहुत डॉक्टर्स ने उस पर काम किया पिछले 10 साल से कि हमने ट्यूमर बोर्ड्स डेवलप किए हैं। वो हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर्स या इन जगहों पे भी हो रहे हैं। तो जितने भी जैसे सर्जन है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये 5-6 लोग मेन कोर टीम मेंबर्स हैं। ये वहाँ पे आते हैं अपना वक्त निकाल के, दे आर नॉट पेड एनीथिंग एक्स्ट्रा। और वहाँ पे उन पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के पूरी फाइल केस डिस्कस होता है, ठीक है। उसके एक्सरेज, सीटी स्कैन देखे जाएंगे, उसके एमआरआई देखे जाएंगे, उसकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट, अच्छा भाई कैंसर है कौन से स्टेज के, और फिर उसका ट्रीटमेंट वहीं पर डिसाइड होगा। तो उस 1-2 घंटे के अंदर 10 से 12 मरीज का सब कुछ प्लान बन जाता है और नेक्स्ट डे उस पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं और उसी दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। वरना क्या हुआ करता था कि वो मरीज़, रेडियोलॉजिस्ट जैसे आप बात हुई कि भाई वो अपने कमरे में था, अब वो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट कि वो ही इज़ द कोर सेंटर ऑफ द ट्रीटिंग टीम। तो हम उसी जगह पे इन्वॉल्व हैं, अपने घर में एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं। पेशेंट नेक्स्ट, वरना एक जगह पे पहले फिजिशियन के पास गया, उससे कहा भाई खुदा ना खास्ता लंग का कैंसर हो सकता है, वो पल्मोलॉजिस्ट के पास गया, फिर उसने अपॉइंटमेंट लिया सीटी स्कैन के लिए, फिर वो कराची एक्सरेज आया, उसने सीटी स्कैन करवाया, 3 दिन के बाद उसको रिपोर्ट मिली फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल। वैसे तो हमारे यहाँ कोशिश की जाती है सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाए, विच इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट। दिस इज ऑलमोस्ट नो वेटिंग टाइम, अगर अपॉइंटमेंट से तो नेक्स्ट डे एंड द रिपोर्ट इज गिवन इन 24 आवर टाइम। तो दिस इज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहा है हमारे यहाँ। बट वॉट वी डू इज़ कि जो यूके गाइडलाइंस है, गिव इट एज सुन एज पॉसिबल, सो देयर इज़ नो डिले व्हाटसोएवर। तो पेशेंट नेक्स्ट डे उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। अगर ये प्रोसेस लेंदी हुआ तो पेशेंट जब इन सब डॉक्टर्स के पास गया तो उसके महीना तो ज़ाया हो गया ना। उस महीना ज़ाया होने में अगर स्टेज 1 कैंसर था वो स्टेज 2-3 हो सकता है। तो उस ट्रीटेबल था, अब ट्रीटेबल शायद नहीं है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये ट्यूमर बोर्ड स्टार्ट किया पाकिस्तान में। यूके की भी टीम्स इन्वॉल्व हैं, वो भी ऑनलाइन इन्वॉल्व होती हैं और इससे हम जिंदगियां बचाते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड सेव्स लाइव्स। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि रेडियोलॉजिस्ट जो अब हैं वो एक कोर मेंबर है इस टीम के। हम कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग्स हमारी होती हैं। और अगर कोई पेशेंट का सीटी स्कैन कुछ हो रहा है, एक सर्जन ने भेजा कि भाई मुझे अपेंडिक्स लग रहा है, वो मुझे फ़ोन करे, डॉक्टर फहद मुझे लग रहा है कि इसको अपेंडिसाइटिस है। अब मैं ये नहीं कहूँगा नहीं भाई 2 दिन बाद आओ, सीटी स्कैन के टाइम ही नहीं है। तो हम अर्जेंटली पेशेंट कहेंगे फ़ौरन भेज दें आप। बिटवीन आर रूटीन पेशेंट्स, लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स जिनकी ज़िंदगी एट रिस्क है या जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम फास्ट ट्रैक कर देते हैं। पूरा एक प्रोसीजर है कराची एक्सरेज हमारे पास, हम फास्ट ट्रैक करते हैं। उन पेशेंट्स का सीटी स्कैन पहले होगा। जब सीटी स्कैन होगा विद इन मिनट्स, मैं या मेरी टीम का कोई वैल्यूबल रेडियोलॉजिस्ट उसको उसी वक्त उस सीटी स्कैन को देखेगा। फ़ौरन रिपोर्ट बनती है, पेशेंट को रिपोर्ट दी जाती है और उस सर्जन को फ़ोन कर दिया जाता है। सो देयर इज इफेक्टिव एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन कि डॉक्टर साहब हाँ ये अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है, इसकी फ़ौरन सर्जरी करें। वो परफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। और सर्जन इन द मीन टाइम जब तक पेशेंट कराची एक्सप्रेस से हॉस्पिटल पहुंचेगा, थिएटर रेडी है और उसी वक्त उसकी सर्जरी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 आवर्स दिस इज डन, इन 2 to 3 आवर्स। दिस इज अनपैरेलल्ड। Yes, a lot of hospitals are doing it, hats off to them, but this is what a small center like Karachi Express in a limited resources हम ये कर रहे हैं। इतनी स्पीड में काम, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम और खिदमत एक खल्क। लोगों की नीयत है कि लोगों की खिदमत की जाए, कराची एक्सप्रेस खिदमत करे, लोगों के लिए आसानियाँ लेकर आए, इन बीमारों की जो तकलीफ है उसको दूर किया जाए ताकि उनके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट आए। सिटी स्कैन और एमआरआई में क्या फ़र्क होता है? मतलब दोनों में क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं और डिफरेंशियल मतलब कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा किस में सही से नज़र आती है, तो वो बताएं। जी जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन की अगर बात करें तो एक्सरे जस्ट इन सिंपल टर्म्स, एक्सरे हम कह सकते हैं कि 2D इमेज है, सीटी स्कैन एमआरआई 3D 4D इमेज है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड में भी 3D 4D आ गया। तो एक्सरे सीटी स्कैन में कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्सरे के मुकाबले में। सिमिलरली विद एमआरआई, जहाँ पे सवाल ये है कि सीटी स्कैन और एमआरआई का क्या फ़र्क है, दोनों के काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सीटी स्कैन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ब्रेन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, यहाँ तक कि होल बॉडी सीटी स्कैन्स होते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन। एमआरआई इज़ मोर हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ ब्रेन। किसी को स्ट्रोक हो गया
तो सीटी कर सकते हैं, सीटी स्कैन के भाई खुदा से ब्लीड तो नहीं हुआ है, हेमरेज तो नहीं हुआ, ट्रॉमा का पेशेंट है। लेकिन स्ट्रोक ऐसा भी होता है कि जिसमें शरीयान ब्लॉक हो जाती है, खून वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में सीटी स्कैन में हो सकता है वो पिक ना हो, तो उसमें एमआरआई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, गर्दन कमर के दर्द जो है एमआरआई, उसमें एमआरआई ज़्यादा हेल्प करता है। वो सीटी स्कैन की लिमिटेशन है, आप सीटी स्कैन में इतना नहीं बता सकेंगे। सीटी स्कैन ज़्यादातर बोन्स की बात बताता है, बोन्स की इन्फॉर्मेशन देगा, हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं है, हड्डी में एब्नॉर्मैलिटी है। लेकिन कमर के मोरों में जो गैप है वहाँ पे डिस्क होती है, वो डिस्क निकली नहीं निकली, डिस्क ने नर्व को प्रेस किया नहीं किया, ये चीज़ें एमआरआई बताती है। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, घुटने का दर्द, एज के साथ हम सब के घुटने ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें उसको देखने के लिए भी एमआरआई, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और नर्व्स, इन सब चीज़ों को देखने के लिए एमआरआई बेहतर है। किसी के कंधे में दर्द है, एज पड़ती है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें एमआरआई किया जाता है। ठीक है, किसी का घुटना ट्विस्ट हो गया तो उसमें लिगामेंट या मेनिस्कस में टेयर तो नहीं हुआ, उसके लिए भी एमआरआई किया जाता है। लेकिन जैसे फ्रैक्चर्स हैं, एक्सरे पे आता है, अगर एक्सरे पर नहीं आ रहा है सीटी स्कैन किया जाता है। किसी की कोई आर्टरी शरियान है वो कट गई है, उसमें कोई डैमेज है, वो भी सीटी स्कैन एंजियोग्राफी की जाती है। लंग्स में जो है शरियानी होती पल्मोनरी आर्टरीज, उसमें अगर ब्लॉकेज आती है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है, वो भी सीटी स्कैन किया जाता है। तो लंग्स, ऑर्गन्स, पेट में जितने भी मैदा है आते हैं, इन सब के लिए सीटी स्कैन है। लेकिन जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसमें एमआरआई किया जाता है। लोग डरते भी हैं कि एक्सरे करवाने से पहले कि भाई बार बार एक्सरे होगा, या एक्सरे होगा तो उससे कैंसर हो सकता है, या एमआरआई से, सीटी स्कैन से। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? क्या इन चीज़ों से भी कैंसर हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बहुत ज़रूरी कि हम इस पर बात करें ताकि जो लोग हैं उसको समझ सकें और उनके जहन में कोई भी खौफ है, कोई ख्याल है, कोई मिथ है, क्या वो क्लियर आउट हो जाए आज। देखिए, एक्सरे और सीटी स्कैन, हाँ, इसमें रेडिएशन होती है, क्योंकि जो एक्सरे या सीटी स्कैन इमेज बनता है वो रेडिएशन से ही बनता है कि वो शुआएँ उस ट्यूब से निकलती हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं और वहाँ की इमेज लेके वापस स्क्रीन पे वो इमेज बनता है। एक्सरे में रेडिएशन बहुत कम होती है। मेमोग्राफी, आजकल अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 40 के बाद हर फीमेल को चाहिए कि वो अपने छाती के एक्सरे करवाए, जिसको मेमोग्राम कहते हैं। हमारे अभी 30% ऑफ चल रहा है, बट दैट डजंट मैटर, कराएं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगा तो सही ट्रीटमेंट होगा। हमारे पास ये भी कि जब भी जितने भी मेमोग्राम होते हैं थ्रू आउट द ईयर, हर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री किया जाता है। द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि हम चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन इट कॉम्प्लीमेंट्स द मेमोग्राम। तो मेमोग्राम की रिपोर्ट बेहतर बनती है अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू ऑल हॉस्पिटल्स या मेनी प्लेसेस, कुछ जगहों पे ऐसा भी हो रहा है कि नहीं, उसको जो है बायरेट 0 दे देते हैं मेमोग्राम पे कि इनकंक्लूसिव है। पेशेंट को रिपोर्ट मिली, आप कहेंगे नहीं अल्ट्रासाउंड कराना, फिर वो अपॉइंटमेंट लेने का अल्ट्रासाउंड का, फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाने आएगा, उसके चार्जेस अलग होंगे। तो हमारे यहाँ 1 स्टेप प्रोसेस है कि 1 टाइम आके ये सब चीज़ें हो जाए। तो ये हो गया। अब मेमोग्राम में भी रेडिएशन डोज बहुत कम है, सीटी स्कैन में हाँ ज़्यादा होता है। एमआरआई में देयर इज़ नो रेडिएशन। एमआरआई जो है वो मैग्नेट, जैसे मैग्नेट होता है, तो एमआरआई की मशीन में एक मैग्नेट होता है जिससे फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, आरएफ वेव्स, उससे इमेज बनता है, तो उसमें कोई रेडिएशन नहीं है। क्या इससे कैंसर हो सकता है या नहीं, इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इदारे पे ये लागू है कि वो कोशिश करे कि एक प्रिंसिपल है जो दुनिया में माना जाता है, अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेडियोलॉजिस्ट की, रेडियोग्राफर्स की, हॉस्पिटल्स की, रेडिएशन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन, कि मेरी मशीनें स्टेट ऑफ द आर्ट हो, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, रूटीन सर्विसेज हो रही हैं, रेगुलर चेकअप्स उन मशीन्स के हो रहे हैं, कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा, और जो रेडियोग्राफर वो एक्सरे या सीटी स्कैन कर रहा है वो कम से कम KVMA पे करे जो ज़रूरत है। ये सारे चेक्स इन प्लेस हैं कि नहीं है, हम इससे बात ही नहीं करते। हाँ, सेंटर खुला, हॉस्पिटल है, रेडियोलॉजी अच्छा है, करें जाए करें, पर ये वो बातें हैं जो वाकई ये हम बात नहीं करते, हमें करनी चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इसे कम से कम रखें। अगर हम कम से कम रखेंगे तो इसमें कोई ऐसा नुकसान होना नहीं चाहिए। बट येस, रिसर्च की गई है इस पर, दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड, दिस इज़ प्रूवन कि देयर इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी स्मॉल माइनर परसेंटेज ऑफ रिस्क कि आगे लाइफ में जाके कैंसर हो सकता है। तो चाहे वो एक दफ़ा के एक्सपोजर पे हो या मल्टीपल एक्सपोजर्स पे हो, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ वेरी रिस्क। लेकिन रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बात है कि किसी को खुदा न खासा लग रहा है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो मेमोग्राम कराए ना कराए कि भाई नहीं इससे आगे रीच हो, तो अभी भी क्वेरी तो है कि कैंसर तो नहीं है, तो इसलिए करा लेना चाहिए। बट रिलायबल जगह से करें,
रेप्यूटेबल जगह से कराएं। आप सब जब भी पहुँचे तो सवाल करें, आपका राइट है कि मैं अगर रेडियोलॉजी कराने कराची एक्सप्रेस में आ रहा हूँ तो भाई आपने रेडिएशन प्रोटेक्शन है या नहीं है, ठीक है, मेरी भी लाइफ इट्स वैल्यूबल, मुझे रेडिएशन रिस्क तो नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ पे भी जाएं इट्स योर राइट टू आस्क कि रेडिएशन प्रोटेक्शन इज़ इन प्लेस और नॉट, और द डोज शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जैसे आपने एमआरआई का बताया कि मैग्नेटिक से लिंक्ड है, तो हमारी डेंटिस्ट्री में जो है वो मेटल के क्राउन्स लगते हैं, या फिर किसी की अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है तो उसमें भी मेटल की रॉड्स वगैरह लगती हैं, तो उससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता मतलब करवाने में? या बोलते हैं ना कि मैग्नेटिक सारी चीज़ें बाहर निकाल दो इस तरह करके, तो वो बॉडी के अंदर है तो क्या होगा उसमें मतलब? हाँ, इसमें यह है कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को कोई रॉड लगी हुई है, बोन फ्रैक्चर हुआ तो रॉड लगी है, तो उन अमूमन चीज़ों में हम नहीं कराते। पेस मेकर है उसमें भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि वहाँ पे मैग्नेट, तो कोई भी मैग्नेटिक चीज़ जाएगी मेटल तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा एंड देयर विल बी ए ह्यूज प्रॉब्लम। बट लेकिन जैसे डेंटल क्राउन्स हैं दोज आर कंपैटिबल। अब तो जैसे रॉड्स वगैरह या प्लेट एंड स्क्रूज लगे स्पाइन में, अगर टाइटेनियम के वो बने हुए हैं तो दे आर एमआरआई कंपैटिबल, ठीक है। इवन कार्डिक स्टेंट्स अगर लग रहे हैं तो इवन दोज आर कंपैटिबल। तो अपने और कार्डियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से बेहतर है कि पेशेंट कंसल्ट करें और उनसे लिखवा के ले आएँ कि जो मेरे पास, जो मेरी बॉडी में जो इम्प्लांट लगा हुआ है, इज़ इट एमआरआई कंपैटिबल और नॉट। अगर वो एमआरआई कंपैटिबल है तो आप सेफली एमआरआई करा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इट्स नॉट वाइज टू गो फॉर एन एमआरआई, देन यू नीड टू गो फॉर ए सीटी स्कैन कि हम सीटी स्कैन करें। मुतबाला सही है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड तो सेफ़ होता है, बाकी सीटी स्कैन और एमआरआई का बताएं कि वो करवा सकते हैं, या एक्सरे नॉर्मल? और दूसरा ये कि कंट्रास्ट का एक फेयर होता है कि हम कंट्रास्ट डलवा लेंगे बॉडी में तो उसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। देखिए प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कहा कि सीटी स्कैन एंड एक्सरे इसमें रेडिएशन होती है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, कुछ जगहों पे इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड में गायनेकोलॉजिस्ट ने ये देखना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, तो कहीं पेल्विस का साइज़ कम तो नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या कोई रुकावट का सामना होगा, तो उसमें एक एक्सरे होता है जिसको एक्सरे पेल्वीमीट्री कहते हैं। तो उसमें कुछ मेजरमेंट्स की जाती हैं, लेकिन उसमें रेडिएशन डोज बहुत ही ना होने के बराबर है, तो तब वो किया जाता है। स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उसमें। हाँ, अगर खुदा से किसी को हाई डोज रेडिएशन लगे तो फिर चांसेस हैं कि कोई उसका इफ़ेक्ट हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी प्रेगनेंसी में किसी को अगर खुदा न खास्ता जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं, लंग्स की आर्टरीज, उसमें कोई ब्लॉकेज का है, फियर है कि हो सकता है, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो फिर हमें बेनिफिट वैसे रिस्क देखना पड़ता है। तो हम इमरजेंसी में एक सीटी स्कैन करते हैं जिसको सीटी स्कैन पल्मोनरी एंजियोग्राम कहा जाता है, तो वो किया जाता है। वरना एज अ रूल ऑफ थंब ऑल रेडिएशन शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करना चाहिए। कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन पूरी प्रेगनेंसी में ना हो। एमआरआई की जहाँ तक बात है, एमआरआई प्लेन एमआरआई कॉन्ट्रास्ट के बगैर हाँ हम फिर भी करा सकते हैं, इट्स रिलेटिवली सेफ, क्योंकि वो मैग्नेट है, उसमें से कोई चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रास्ट को तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एमआरआई में जैसे बहुत ही माइनर चांस होता है कि जैसे मैंने कहा कि लंग की आर्टरी में ऐसा हो या ब्रेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तब हम एमआरआई या कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी से मुतालिक कि वी शुड अवॉइड एक्सरे एंड सीटी स्कैन। एमआरआई प्लेन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी सेफ, अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो साउंड वेव्स होती हैं और वो तो कराते हैं प्रेगनेंसी में। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ही इसी से होता है, एक तो ब्लड टेस्ट हुआ और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि हाँ भाई बेबी है नहीं यूट्रस में, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी से लेके बेबी की ग्रोथ। एनॉर्मली स्कैन होता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। 3D अल्ट्रासाउंड 4D हम एंड में करते हैं, पूरा बेबी का नोज़ फेस सब नज़र आ रहा होता है, और ये सारी फैसिलिटीज़ कराची एक्सप्रेस में अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्ट्रासाउंड इज़ सेफ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इज़ कम्प्लीटली सेफ। आमाम भी जो है वो करवा सकती है कंट्रास्ट, प्रेगनेंसी वाले नहीं तो कंट्रास्ट का। आपका दूसरा सवाल कॉन्ट्रास्ट का था। देखिए कॉन्ट्रास्ट जो है वो हम जैसे आईवीपी में दिया जाता है, सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट देते हैं, एमआरआई में देते हैं। ये जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वैसे तो नॉन आयनिक होता है ये, अब सेफ कॉन्ट्रास्ट है ये। ओवर द ईयर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी कॉन्ट्रास्ट डेवलप करें एंड वी बीइंग यूज्ड, बट देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि रिएक्शन ना हो। इसलिए हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि पहले कभी किसी दवाई से कोई एलर्जी या रिएक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है, आपको कभी किसी खाने पीने से रिएक्शन तो नहीं हुआ, एज़मा तो नहीं है, मेटफॉर्मिन दवाई जो ग्लूकोफेज है डायबिटीज़ की वो तो आप नहीं ले रहे,
उन चीज़ों से रिएक्शन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को अब करवाना भी अगर सीटी स्कैन ज़रूरत है तो फिर एक प्रॉपर एक रेजिमेंट होता है, वो कुछ मेडिसिन हैं वो हम पहले से देते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे रिएक्शन होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं, एंड देन वी सेफली प्रोसीड फॉर अ सीटी स्कैन। तो अगर किसी पेशेंट को एज़मा है या कभी किसी दवाई से या खाने पीने से एलर्जी हुई है तो वो इन्फॉर्म करे हमें सीटी स्कैन करवाने से पहले, खास तौर पर कॉन्ट्रास्ट देने से पहले कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ें हैं। वैसे तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ये पूछें, वी हैव प्रॉपर परफॉर्मर्स जिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट पहले वो सवाल पूछते हैं, वी टेक देम एंड देन वी टेक देयर कंसेंट, रिटन कंसेंट कि भाई कैन वी प्रोसीड, वी टेल देम कि क्या बेनिफिट वर्सेस रिस्क है, बट एट द सेम टाइम वी हैव मेडिसिन अवेलेबल कि अगर किसी पेशेंट को अचानक से कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको मेडिकेशन दे देते हैं आईवी, ताकि वो वहीं पर रुक जाए वो रिएक्शन। अच्छा, बहुत सारे डेंटिस्ट ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है वो एक्सरे करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सीवियर पेन अगर हो, किसी को दांत में दर्द हो तो वो क्या करे, क्योंकि लेड एप्रन वगैरह पहना दें और फिर उसके बाद कर लें, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? जी देखिए, ओपीजी का भी जो एक्सरे है, ओपीजी जो कहलाता है दांतों के एक्सरे, इसमें भी रेडिएशन बहुत ही कम होती है। तो बिल्कुल हम कोशिश ही करते हैं, जैसे कोई पेशेंट को अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ी एक्सरे की तो यस, प्रिवेंटिव मेजर्स में, प्रिकॉशनरी मेजर्स में लेड एप्रन है तो वो हम पहना देते हैं ताकि बॉडी पे रेडिएशन प्रोटेक्शन हो, बेबी को कोई रेडिएशन ना आ जाए, और फिर आप सेफ आप करवा सकते हैं ओपीजी के एक्सरे। अच्छा, एक्सरे या कोई सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो ये कितनी दफ़ा करवा सकते हैं? ईयर में, एक साल में कितनी दफ़ा करवा सकते हैं? कोशिश तो मेरी ये होनी चाहिए कि जब ज़रूरत नहीं है तो हम कोशिश करें एक्सरे है, सीटी स्कैन, ये चीज़ों पे ना जाएं, क्योंकि रेडिएशन का रिस्क तो है अपनी जगह। बट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैमोग्राम है, 40 इयर्स की एज के बाद साल में एक दफ़ा हर फीमेल को मैमोग्राम कराना चाहिए, स्पेशली कौन, जिनके फैमिली में माँ, बहन या बेटी, खाला किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, दे मस्ट गेट इट डन। ठीक है, तो इट्स सेफ एंड वेरी लो रेडिएशन, तो एक साल में एक दफ़ा तो उन्हें कराना चाहिए। अच्छा, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो क्यों हम एक्सरे करवाएं? दैट्स नो नीड अनलेस योर डॉक्टर एडवाइजेज यू कि स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए कोई एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाने, तो बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन आप करवाएं। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिटेशन या ऐसी कोई बात नहीं कि भाई साल में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, एज लेस एज पॉसिबल अगर ज़रूरत है तो कराएं। ब्लड टेस्ट हाँ साल में एक दफ़ा होने चाहिए, ताकि हमारी सारी बॉडी मार्कर्स हमें पता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ आगे पीछे तो नहीं हो रहा। इस तरह से किसी को लग रहा है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, फैटी लिवर तो नहीं है, तो फैटी लिवर के भी स्पेशलाइज अल्ट्रासाउंड होता है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं, वो भी हमारे पास होता है कराची एक्सप्रेस में, तो वो करा लें एक दफ़ा आकर। तो जो रूटीन ऐसे एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है, उस एग्जीक्यूटिव चेकअप में ब्लड टेस्ट के साथ अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए कि भाई मैं देखना चाह रहा हूँ मैं ओके, तो उसके लिए एक चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन होना चाहिए। इन दो चीज़ों से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि लंग्स वगैरह हार्ट इनलार्ज तो नहीं है, लंग्स क्लियर हैं आपके, और एब्डोमेन में जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं वो उस पर नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये साल में एक दफ़ा आप करा सकते हैं। मैमोग्राम की आपने जैसे बात की, तो मैमोग्राम बिल्कुल सेफ़ है, वो ईयरली करवा सकते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि भाई थोड़ी थोड़ी बार बार रेडिएशन तो लग ही रही है पूरे हर दफ़ा, तो वो अगर सालाना लगती रहेगी तो उसका कोई अफेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ईयरली करवा रहे हैं, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, एंड अगेन फीमेल ब्रेस्ट सर्जन्स, फीमेल डॉक्टर्स कैन टेल बेटर कि हर पेशेंट को यंग एज से सेल्फ एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए, बट एक्सपर्ट्स कैन टेल बेटर। तो अगर हम कुछ साल बाद अगर मैमोग्राम करें, एवरीथिंग इज़ ओके, कोई पैल्पेबल लंप नहीं, कोई नोड्यूल फील हो नहीं रहा और मैमोग्राम नॉर्मल आ रहा है, तो येस वी कैन गिव अ ब्रेक। ठीक है, द फीमेल ब्रेस्ट सर्जन कैन एडवाइज देम बेटर कि ठीक है आप 1-2 साल के बीच में गैप ले सकते हैं। अगर 40 से कम है और चेकअप कराना है तो 40 से कम में फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि इज एवरीथिंग ओके, कोई लम्ब, कोई नोड्यूल कुछ है तो नहीं, एंड देन वी कैन रिपीट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो वी कैन गिव देम गैप्स, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनमें फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी मैमोग्राम की, वरना येस वी कैन गिव देम गैप्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये होता है ना ज़्यादातर कि डॉक्टर को पता भी होता है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल का कह रहा हूँ, सबका नहीं, कि डॉक्टर को पता होता है, वो डायग्नोसिस कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो पैसे बनाने के लिए कि भाई हमारी लैब से टेस्ट कराएं, उनका कोई कमीशन वगैरह का चक्कर होता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही होती तो उसके बारे में क्या कहेंगे आपके? वो बार बार जो है वो टेस्ट लिखवा रहे होते हैं बिला वजह के कि भाई एक्सरे करवा लें और ये करवा लें होगा। देखिए, हर तरह हर किस्म के लोग होते हैं, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है। दिस गुड प्रैक्टिस इन दे मे बी एरियाज जहाँ पे कुछ इतनी एथिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही,
तो आई थिंक इसमें यह है कि मैं यही कहूँगा कि हम सब जब भी किसी के पास जाएं तो वी मस्ट मेक श्योर कि वो रिलायबल ऑनेस्ट एथिकल डॉक्टर है कि नहीं। इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ये खिदमत एक खल्क वाला पेशा है। तो आप जब भी किसी के पास जाएं दिखाने के लिए तो आप ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड चेक तो करते ही हैं कि डॉक्टर कितना रेप्यूटेबल है, वो इदारा कितना रेप्यूटेबल है, कितना रिलायबल है, एथिकल प्रैक्टिस है कि नहीं है, और मेजॉरिटी है वेरी एथिकल। तो ये जो आप एक कंसर्न एक्सप्रेस करें, आई नो अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत स्मॉल परसेंटेज है जहाँ पे ऐसा हो भी रहा है, बट होपफुली इंशाल्लाह वक्त के साथ ये चीज़ें कम होंगी, हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच एंड गुड कम्युनिकेशन। बट पेशेंट्स शुड मेक श्योर कि आप जब अपने टेस्ट कराने जा रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल्स हों, वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हों, वो लेबॉर्ट्रीज़ हों, या वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास चेकअप के लिए जा रहे हैं या दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप बिल्कुल सही करें। वरना खामखा अगर कोई टेस्ट लेके दे रहा है तो एक तो मरीज़ बेचारा पहुंच रहा है वहाँ पे, फिर उसके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी इनएक्यूरेट हैं, फिर मरीज़ बड़े परेशान होते हैं। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स कराची से बहुत रेफ़र होते हैं, दो किस्म के बहुत आते हैं पेशेंट। एक इधर उधर से कराते हुए पेशेंट 2-3 महीने बीमार रहा, यहाँ टेस्ट कराया, वहाँ टेस्ट कराया, इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब हम ठीक हो नहीं रहे, ठीक है। फिर वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचे, उससे कहा नहीं, अब आप एक काम करें, अब आप कराची एक्सप्रेस जाइए। जब आप कराची एक्सप्रेस आ जाएंगे तो आपका आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके ऑथेंटिक, एक्यूरेट, एक्सीलेंट रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह, और आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल ये है कि अगर मरीज़ हमारे पास आ रहा है तो वो जब जाए तो उसका डायग्नोसिस हो जाए, चाहे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल इमेजिंग भी करनी पड़े, हम करते हैं ताकि डायग्नोसिस सही हो। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। दूसरे वो पेशेंट्स, अब देखें वही पेशेंट्स हैं जो ऐसी जगहों पे होते हुए आए हैं जहाँ पे खामा के टेस्ट होते चले गए और पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हुआ, वो बड़े परेशान होते। फिर हम उनको डिस्काउंट्स इतने दे देते हैं क्योंकि पहले ही उन पे फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है, मुश्किल हालात हैं ये वो। दूसरे हमारे पास पेशेंट्स वो ज़्यादा आते हैं कि जिनके डॉक्टर को लगता है भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स केस है, तो इसके लिए किसी ऐसी जगह भेजना होगा जहाँ पे परफेक्ट काम हो रहा हो। दिस इज़ वेयर वी कम इन। तो मेरी जो टीम है, हमारी कराची से हमारी जो टीम है, माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू देम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी टीम है माशाल्लाह, बहुत ही पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, बहुत ही काइंड, कंपैशनेट, केयरिंग डॉक्टर्स हैं, पूरे स्टाफ मेंबर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स, रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट केयर गिवर्स, इंटायर टीम को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि दे आर वेरी इमोशनली कंपेलिंग, वेरी पेशेंट सेंटर्ड, उस खुलूस के साथ पेशेंट से मिलते हैं, अच्छे अखलाक से मरीज से मिलते हैं। वो कहते हैं ना बीमारी के साथ सब आ रहे हैं ना, अगर अच्छे से बात कर लो तो 50% तो बीमारी वहीं खत्म हो जाती है, और आप दुआएं अलग लेते हैं। तो मैं अपनी टीम से यही कहता हूँ कि भाई देखें, आप जो काम करें ना, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप मरीजों से दुआएं लीजिए, ये वही दुआएं जो आपको आपकी फैमिली को काम आएंगी, इस दुनिया में भी उसके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह, और आखिरत में तो मिलना ही मिलना, अल्लाह ने वादा किया इंशाल्लाह इसका सिला। तो ऐसे काम करें, तो फिर वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमारी टीम डज एक्सीलेंट वर्क, पर डायग्नोसिस होता है एंड देन दे गेट द ट्रीटमेंट डन। तो आप अपनी टीम खुद सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये अच्छा बंदा है, इसको चूज़ कैसे करते हैं आप, ऐसे अपने जैसा कैसे सेलेक्ट करते हैं? बहुत ही हमारी अच्छी टीम है माशाल्लाह, वालिद साहब की ट्रेनिंग है, फिर हमारे जो वालिद साहब के जो पार्टनर हैं, जो हमारे फाउंडर है कराची से, प्रोफेसर सैयद महमूद साहब, उनकी ट्रेनिंग है जिनसे मैंने सीखा है। एंड देन वी हैव अ ग्रेट टीम माशाल्लाह। देखिए, इट्स नेवर अ वन मैन शो, इट्स ऑलवेज टीम डेवलपमेंट। लाइक आई सेड, टीम वर्क डज द ड्रीम वर्क। एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है, हम सब ट्रेन होते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम आज कल से बेहतर हों, अपने आप पे डेवलपमेंट करें, अपने आप की डेवलपमेंट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमारी टीम एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, फिर इसके अलावा और भी डॉक्टर्स हैं, सबकी सुनी जाती, सबकी इनपुट लेते हैं। इनपुट शुड कम फ्रॉम एवरीवन, इट शुड नॉट बी फ्रॉम द टॉप टू द डाउन। एनी मेंबर ऑफ योर टीम जो है वो आपको बहुत ही कोई वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो क्यों नहीं। लीडरशिप इसी को कहते हैं कि आप लोगों को ग्रो करें लेकिन खुद भी ग्रो हों। लोगों को डेवलप कर रहे हो तो आप उनसे आइडियाज़ लीजिए, बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, दे फील वैल्यूड, दिस इज़ हाउ दे ग्रो। इसी तरह आपका टीम और आपका इदारा ग्रो करता है। तो वो सबके मिलकर टीम एफर्ट होता है, जिससे आप अच्छी प्रोडक्टिविटी लेकर आते हैं, अच्छे लोग टीम में लेकर आते हैं, वो फिर ग्रो करते हैं और एक अच्छा काम करते हैं। आजकल AI और चैट GPT का दौर है, तो उसमें रेडियोलॉजी की फील्ड में इन चीज़ों का क्या रोल है? और यही कहते हैं ना सब के भाई हमारा प्रोफेशन जो है वो AI खा जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो क्या रेडियोलॉजिस्ट भी ख़तरे में हैं या नहीं है? ये कुछ साल पहले थोड़ी फिक्र थी अब वो फिक्र कुछ कम हो गई है। जब मैं UK जाता हूँ, वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस है या पढ़ाने ख़ास तौर पे,
तो वहाँ पे मैंने एक बड़ा देखा एआई पे काम हो रहा है, दुनिया भर में अब तो हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत एक्सेलेंट डेवलपमेंट्स आ गई, हर फील्ड में एआई आ गया। सी द रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है ना, इट कॉम्प्लीमेंट्स अस, हमारे काम में आसानी लेकर आता है। रिप्लेस करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत दूर की या देर की बात है। रेडियोलॉजी में देखें मशीन और इंसान में क्या फ़र्क है, बेसिक सी बात कर लेते हैं। हम में इमोशनल इंटेलिजेंस है, मशीन वो नहीं है। हमारे अंदर दिल है, एक रहम है, सिला रहमी होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का मैं एक्सरे देख रहा हूँ, सीटी स्कैन देख रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि ये सीटी स्कैन जो है क्या इसमें इन्फेक्शन है या खुदा ना से कैंसर है। तो मशीन को आप ट्रेन तो कर लेंगे, लेकिन अक्सर मशीन हो या हम लोग हो, हम 100% नहीं बता पाते। फिर बात आती है कि भाई एमआरआई करा लें या पेट सीटी स्कैन करवा लें या बायोप्सी करवा लें, तो फिर कंफर्म होता है कि डायग्नोसिस क्या है। तो मशीन भी एरर्स कर सकती है, एरर्स तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो एम्पैथी नहीं है, वो कंपैशन नहीं है। तो वो मशीन्स डू लैक दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस पे वो पेशेंट को ना वो ट्रीटमेंट ना वो डायग्नोसिस उस एक्यूरेट से कर पाएगा जो हम ह्यूमंस कर सकेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बाहर एक केस था कि पेशेंट को स्ट्रोक तो नहीं है ब्रेन में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कहाँ कर सकता है कि वो डिटेक्ट कर लेगा, डायग्नोस कर लेगा कि इसको लग रहा है कि शायद ब्रेन में हेमरेज हो गया, क्लॉट है। तो वो सीटी स्कैन, अब जो इतने सारे सीटी स्कैनर है, उस सीटी स्कैन को वो टॉप पे ले आएगा कि ताकि मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट उसको पहले देख के पहले रिपोर्ट करूं, तो जल्दी रिपोर्ट करूंगा तो जल्दी से ट्रीटमेंट होगा, ये बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इशू कहाँ पे भी आता है कि फॉर एग्जांपल उनको लग रहा है मशीन को कि नहीं क्लॉट है या आर्टरी के अंदर क्लॉट है और आगे स्ट्रोक हो गया है। तो जब मैंने वो सीटी स्कैन फास्ट ट्रैक हुआ, मैंने जब वो देखा तो मुझे पता ये चला कि वो आर्टरी टर्न हो रही थी और उसको उसने फॉल्सली लेबल किया हुआ था कि वो क्लॉट है वहाँ पे। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इमोशंस की जैसे आपने बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस है इंसान के अंदर, तो कोई ऐसा केस है जिसने आपको इमोशनल किया हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, ख़ासतौर पे कैंसर पेशेंट्स, जिनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है मुझे कि किसी डायग्नोसिस सही नहीं हो पाया, कैंसर को इन्फेक्शन कह दिया और मरीज़ के खांसे जा रहा है, ब्लड आ रहा है उसको, वो टीबी या कोई इन्फेक्शन समझ रहे हैं। वो ट्रीटमेंट होती रही और उसको 2-3 महीने गुजर गए और फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, अब डॉक्टर फ़हाद हारून के पास आप जाइए, ठीक है, डॉक्टर फ़हाद हारून से अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको जाके अपने सीटी स्कैन्स दिखाएं, या तो वो स्वीप ओपिनियन देंगे, एक्सपर्ट सेकंड ओपिनियन, उसको री रिपोर्टिंग करेंगे या दोबारा सीटी स्कैन करेंगे। और फिर जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार ये पहले तो ट्रीटेबल था, अगर सही जगह होता या सही रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत खामियां हैं, लेकिन आई शुड नो माई लिमिटेशंस। जब मुझे कोई चीज़ का श्योर नहीं डायग्नोसिस का, तो मेरा काम ये कि मैं अपने कॉलीग से पूछूँ, और मैं पूछता हूँ, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आई एम नॉट श्योर, इसका डायग्नोसिस के ज़रा बताओ। तो जो मिल की टीम वर्क होता है तो फिर सही डायग्नोसिस बनता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा ईगो बहुत है, हो सकता है लोगों का होता है कि नहीं यार मैं क्यों पूछूं कि भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो अब मुझे 20 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में, आई स्टिल टेक हेल्प, आई ऑलवेज नीड टू टेक हेल्प। तो हम पेशेंट के लिए काम करें ना, मेरा इसमें अना की बात ही नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में वर्ड ईगो है, इसको आप ब्रेक करें, ई और गो, तो ईगो शुड गो आउट ऑफ द विंडो। मैं अपनी टॉक्स में अक्सर ये कहता हूँ कि भाई ईगो होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ इन चीज़ों में होती है कि जैसे हमने डिले किया, इग्नोर किया, गलत डायग्नोसिस हो रहे हैं, पेशेंट रुलते हुए आ रहा है। जैसे मुझे एक एग्जांपल भी आज भी याद है, एक कारपेंटर था, बहुत से गरीब लोग आते, भाई अगर पेमेंट नहीं दे सकते, मेरे वालिद का भी ये था, कोशिश थी अच्छा नहीं दे सकते खामोशी से उसके टेस्ट कर दो, उसको डोंट टेक पेमेंट, हम चार्ज नहीं करते, बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो क्यों, उसके पास खाने के पैसे नहीं, ऐसे ऐसे हाल में लोग आ रहे होते हैं, उनसे क्यों पैसे आप लें, उनसे तो लेना भी नहीं, ठीक है काम करें बिजनेस से, बट दैट इज़ सेकेंडरी, ये पेशा खिदमत का है, तो वी डोंट चार्ज देम अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहने की बात नहीं, लेकिन चले बात निकली तो ये सब चीज़ें बिटवीन मी एंड माई अल्लाह, बट वी डोंट चार्ज। वो पेशेंट था, वो कारपेंटर था, वो आया, उसको भी किसी ने भेजा कि फ़हाद 3 महीने से उसको कह रहे हैं कि उसके पित्ते में पथरी है और उसमें सोजश वर्म हो गया है, लेकिन मैंने जो दवाएं दे के देख ली वो ठीक हो नहीं पा रहा, और पित्ते की ऐसी हालत सुकड़ा हुआ था कि सर्जन ने कहा कि वो शायद जिगर से चिपका हुआ है तो हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। अच्छा वो पेशेंट आया और अपने सब रिकॉर्ड लेकर आया मेरे पास, कहीं सीटी स्कैन हुआ था और रिपोर्ट्स अपनी, हम ऑफिस में बैठे, मैंने सब कुछ देखा, और अब यकीन करें मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ कि मैं अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखूं, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था देख कर कि वो कैंसर था, और वो कैंसर 3 महीने से वो गरीब आदमी लेके
चल रहा है, काम पे जा रहा है, वो उसका वज़न कम होता चला जा रहा है और हम डायग्नोसिस नहीं कर पाए, क्योंकि आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो एक ऐसी जगह से सीटी स्कैन हुआ हुआ था जो आपने कहा कमीशन बेस्ड, और बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही थी वहाँ पे। तो खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, वो वहाँ से सीटी स्कैन हुआ हुआ था और हम मुझे भेजा गया था कि दोबारा से उसका सीटी स्कैन करो। अब सीटी स्कैन के चार्जेस कहीं ज़्यादा हैं, अल्ट्रासाउंड के चार्जेस ना होने के बराबर हैं। तो जिम्मेदारी ये बनती कि टेस्ट वो करें जिससे डायग्नोसिस बन जाए, आंसर मिल जाए, ये ना करें कि जिससे चार्जेस ज़्यादा मिल जाए। ये एक बहुत ही थिन लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गॉल ब्लैडर के लिए अक्सर और बेशतर अल्ट्रासाउंड ही काफ़ी है। खैर पेमेंट की बात की, हमने कहा आई विल डू एन अल्ट्रासाउंड, मैंने क्लिनिशियन से कहा आई डोंट नीड टू डू अ सीटी स्कैन ऑन हिम एंड आई विल गिव यू द आंसर। सब कुछ देखने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया, आप यकीन करें उस वक्त तकलीफ हुई कि मैंने उस वक्त देखा कि वो गॉल ब्लैडर पूरा लिवर में फैल चुका था। अब वो मुझसे पेशेंट गरीब पूछ रहे सर मैं ठीक हो जाऊंगा अब मैं उसे क्या कहूँ, यू नो, मुझे कोई खतरे वाली चीज़ तो नहीं डॉक्टर साहब, 3 महीने से वज़न कम हो रहा है, काम पे भी नहीं जा पा रहा, घर मुश्किल से चल रहा है। तो मैंने इससे पूछा घर में और कौन कमाने वाला है? कह रहे कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी 6 बेटियां हैं जिनका मैं ख्याल रखने वाला हूँ। एंड ही वॉज़ वेरी यंग, ही वॉज इन हिज आई थिंक, ये बात को 6-7 साल हो गए, बट ये मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल मैं नहीं भूल सकता। और इस बात को 6-7 साल हो गए, आई डोंट नो वो ही इज़ अलाइव और नॉट, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने उस वक्त ज़रूर सोचा कि अब उसके घर में क्या होगा, लेकिन अगर वो सही जगह से डायग्नोसिस हो पाता, टाइमली हो पाता, तो उसकी ज़िंदगी बच चुकी होती, आज वो हमारे बीच होता। फ़नी क्वेश्चन है कि इन सारी चीज़ों में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि भाई यार ये आ गया है ना दुनिया में, तो ये जो है ना वो बहुत बेस्ट चीज़ है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अब तो पेट सीटी स्कैन भी आ गया, चीज़ें बहुत डेवलप हो रही हैं। हर मोडालिटी की अपनी खूबसूरती है, हर मोडालिटी बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, कुछ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एमआरआई ज़्यादा पसंद है, वो रिपोर्टिंग करने पे, किसी का शौक सीटी स्कैन में ज़्यादा है। मुझे सीटी स्कैन एंड एमआरआई दोनों का बहुत शौक है, मैं एक्सरे भी करता हूँ, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इंटरवेंशन सब मैं करता हूँ, बट सीटी स्कैन एंड एमआरआई आई लाइक अ लॉट बिकॉज आई नो कि आई कैन गिव अ डायग्नोसिस ऑन दैट। आपके जैसा अगर कोई बनना चाहे स्टूडेंट जो है वो रेडियोलॉजी में अपनी फील्ड को आगे लेके जाना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस हो? और दूसरा ये कि एफआरसीआर करने के बाद पाकिस्तान आना ज़्यादा बेहतर है या फिर जो है वो यूके में ही रहें, और इस फील्ड का स्कोप क्या है? स्कोप तो बहुत है इस फील्ड में, जितना वक्त गुजरते जा रहा है रेडियोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत होती जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट के बगैर डायग्नोसिस करने इज़ इम्पॉसिबल। तो ये फील्ड की लास्ट 10 ईयर्स में, 10 सालों में बहुत इंपॉर्टेंस, वैल्यू बढ़ चुकी है। अभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना नहीं पता। लेबॉर्ट्री या रेडियोलॉजी टेस्ट लिख दिया आपने, कहीं भी सीटी स्कैन करा लिया, कहते हैं भाई हाँ यार फलां डॉक्टर है, आंतों का बड़ा छड़, उसी के पास जाऊँगा। अब वो पेशेंट डायरेक्शन है हमारा बहुत कम, इस वजह से हम रेडियोलॉजिस्ट को लोग इतना नहीं जानते ठीक है भाई, फलां हॉस्पिटल से कराना है या सेंटर से कराना है, सीटी स्कैन कराने चले, बट आप देखें कि वो रिपोर्ट कौन कर रहा है, उसका नाम होता है नीचे, तो उसका नाम कितना है मार्केट में, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसका नाम है कि नहीं, पता करें थोड़ा सा। जैसे आप क्लिनिशियन का पता करते हैं भाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कौन अच्छा है, न्यूरोलॉजिस्ट कौन अच्छा है, तो पूछें रेडियोलॉजिस्ट कौन अच्छा है, रिलायबल जगह पे कहाँ काम हो रहा है, तो वहाँ पे जाएँ। पाकिस्तान में रहना चाहिए, कोशिश की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दिस इज़ वेरी सैड। लेकिन आप FCPS करें, FRCR भी करें, बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखिए किसका नसीब कहाँ लिखा है हमें नहीं पता, किसका रिस्क कहाँ लिखा है हमें नहीं पता, कल को कौन कहाँ चला जाता है वी डोंट नो, बट येस वी शुड मेक श्योर, कोशिश करें कि हम पाकिस्तान में ही रहें, हम अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने अवाम की खिदमत करें। आई नो दिस साउंड्स लिटिल डिफ़िकल्ट इन दिस एरा, कितना पॉजिटिव हम रहें इस दौर में, लेकिन क्यों नहीं, कोशिश करें आप। देखिए कंटेंटमेंट होना ज़रूरी है, यहाँ जो खिदमत आप कर सकते हैं ना वो बाहर करना इम्पॉसिबल है, ये तो मैं नहीं मानता। बाहर आप भी रहें, मैं भी रहा हूँ, बाहर आपने भी काम किया, मैंने भी काम किया, लेकिन यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनसे यकीन करें, उनकी जो दुआएं मिलती ना, उनके लिए जब आप आसानियाँ करें, काम करें, दैट इज़ द पर्पस। अदीब रिजवी साहब ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने, आइकॉन। ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई स्मॉल स्किल पे कर रहा है, कोई बड़े स्किल पे कर रहा है, बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स काम करें, इंडस बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों ना आप यहाँ पर रह के काम करें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसको हम डेवलप करें। तो बेस्ट ये FRCR भी करें, बाहर भी काम करें, वापस अपने मुल्क हैं, अपने वतन है, और फिर काम करें।
अच्छा, जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो आप प्राइस कंपैरिजन में बताएं कि आप लोगों के चार्जेस कैसे हैं। हमारे चार्जेस बहुत ही स्टैंडर्डाइज चार्जेस हैं हमारे, बहुत ही कम चार्जेस हैं। इट्स अ प्राइवेट सेटअप नेचुरली, हमारे अपने एक्सपेंसेस वगैरह हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी केप्ट हमारी प्राइसेस बहुत ही कम है। नेचुरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम इतना कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल से देखें तो हमारे चार्जेस हम हाफ से 1/3 है। 50 to 70% चार्जेस हमारे कम हैं अगर आप कंपेयर करें हॉस्पिटल से, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है। उसमें डिस्काउंट वगैरह भी जिसको ज़रूरत है वो भी दिया जाता है, तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अफोर्ड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई हाई रॉकेट बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं हमारे, बहुत ही कम हमने प्राइसेस रखे हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि किसी सीटी स्कैन कराना है किसी को एक सरकारी इदारे में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अब वो पता ही चला कि वो फ्री ऑफ चार्ज तो सीटी स्कैन हो रहा है, लेकिन पेशेंट से कहा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रास्ट खरीद के लेकर आएँ। अब कॉन्ट्रास्ट अगर वो ख़रीद के लेकर आ रहे हैं तो वो 7-8-9 हज़ार रुपये का उसको कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, फिर आप स्कैन करें फ्री में। वही सीटी स्कैन कराची एक्सप्रेस में, मैं आपको एग्जांपल ही दूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, वही सीटी स्कैन कराची एक्सप्रेस में आपको 10 से 12 हज़ार में हो जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल नेक का है तो वो कॉन्ट्रास्ट के चार्जेस के ऊपर कोई खास चार्जेस नहीं ले जा रहे। हाँ, कुछ सीटी स्कैन है जो उससे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा एरिया आप लेंगे उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से वहाँ पर पेमेंट ली जा रही है। तो आर प्राइसेस है वेरी कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा नहीं है, ताकि पेशेंट है उसका डायग्नोसिस हो सके। आपने जैसे बताया कि नुमाइश में ही आपकी ब्रांच है, तो वो क्या सिर्फ एक ही ब्रांच है और जो बाकी सिमिलर नेम से खुले हुए हैं तो उसमें उससे कैसे होशियार रहें? देखिए, कराची एक्सप्रेस जो है 1979 में हमने स्टार्ट किया था माशाल्लाह। इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स पेटेंट हैज़ अ लीगल नेम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने, बस बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हम लोगों ने हमारे नाम से इदारे खोल रखे हैं सिंध भर में, बट कराची एक्सप्रेस की एक ही ब्रांच है, हमने उसी को एक्सपैंड किया है, वहीं पर ग्रो किया है ताकि एक ही जगह पे पेशेंट्स आए और उनके सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हो सकें। तो कराची एक्सप्रेस की कोई और ब्रांच फ़िलहाल नहीं है। हम मज़ार कायद के सामने हैं, मेन रोड पे, मेन एमजना रोड पे हैं, नुमाइश पे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया बिल्कुल हम उसके सामने हैं। एंड कहीं और ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। बहुत पेशेंट्स बेचारे जिनको नहीं पता, जिनके इल्म में नहीं है, वो उन ब्रांचेस में चले जाते हैं, उन जगहों पे चले जाते हैं जो फेक हैं, और इतनी रेडिएशन उनको मिलती है, डायग्नोसिस सही नहीं मिलते, पैसे बहुत लिए जाते हैं, और फिर वो बेचारे परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा ये आप कहाँ चले गए, ये कराची एक्सप्रेस तो है नहीं, कराची एक्सप्रेस तो नुमाइश पे है मज़ार के सामने। फिर वो पेशेंट दोबारा हमारे पास आता है। तो कभी भी आपने आना हो, आप अपने दोस्त अहबाब को बताएं कि कराची एक्सप्रेस जो है वो मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है, मेन एमजना रोड पे, बाकी कहीं और ना जाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और बहुत कम लोग होते हैं जो जिनसे वाइब्स ज़्यादा अच्छी से मैच होती है, तो आपके अंदर वो बात है कि मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम बात करें ताकि लोगों तक हम ये बातें पहुँचें और लोगों के लिए आसानियाँ हो सकें, लोगों को पता चल सके कि अच्छे इदारे कहाँ हैं, अच्छे लोग कहाँ हैं, जो हमें बनना है, हमें और अच्छा होना है इंशाल्लाह, ठीक है ना, डेवलप होना है, ताकि हम अच्छा काम कर सकें और पेशेंट्स के डायग्नोसिस सही हों, सही जगहों पे आ सकें। तो मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा, कराची एक्सप्रेस के दरवाजे हमेशा खुले इंशाल्लाह, और ये इदारा बना इसीलिए है कि हम खिदमत करें। इट वॉज़ नेवर मेंट टू मेक मनी, दिस वॉज़ नेवर अ बिज़नेस इनिशली। इसलिए आप आके देखें पेशेंट्स हमारे पास कैसे हैं, हर किस्म तबके से आते हैं, लेकिन ज़्यादा गरीब तबके से आता है। हब से पेशेंट आ रहा है, कोयटा से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, सिंध के इंटीरियर से बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनका भी एक फास्ट ट्रैक का निज़ाम है कि वो अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं, वो पूरे दिन ट्रैवल करके आ रहे हैं, यहाँ पे होटल में रुकना है, तो कोशिश करते हैं कि वो आएँ, उनका स्कैन हो, हाथों हाथ रिपोर्ट दें और वो उसी दिन वापस चले जाएँ। तो जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो मैं मेंटोर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ। तो किसी को अगर रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग करनी है, कोई एडवाइस चाहिए, तो वो भी कराची एक्सप्रेस आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। पेशेंट्स हैं डॉक्टर फ़हाद हारून, कराची एक्सप्रेस, आप आइए, आप रिसेप्शन पे कहें डॉक्टर फ़हाद से अपॉइंटमेंट चाहिए, या सीटी स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड है, कुछ भी है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई रिपोर्ट कहीं की है, उसमें कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, आएँ मिलें।